फ्रेम से नहीं आते हैं। यूपीएससी लगातार इंटेलेक्चुअलिटी को चेक करता रहता है, ये सभी आप जो है अच्छी तरह जानते होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसको बनाने का जो फंडामेंटल तरीका होता है वो होता है हैंडल विद केयर। मैंने इसका नाम दिया है हैंडल विद केयर। जैसे लिखा होता है ना शीशे के सामान पे, हैंडल विद केयर, यानी आप बहुत ध्यान से इस चीज को डील करें। अब यहां पर मैं आप लोगों को यूपीएससी के इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं कि हैंडल विद केयर कॉन्सेप्ट है क्या। यानी जो भी आपके पास अवधारणा या शब्द जो आ रहे हैं, जो भी आपके सामने जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको सही तरीके से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमने देखा है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट का जो फोकस होता है कि यार ये सिलेबस की हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर जो भी है जल्दी जल्दी इसको रट डालो, और यहां से क्या होता है कि वो कभी भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग 1 साल 2 साल और ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी जो कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि हैंडल विद केयर का होना बहुत जरूरी है। यानी जिस शब्द को, जिस कॉन्सेप्ट को हम डील कर रहे हैं उसको सही मायने में क्या है, सही अर्थ में कैसे समझा जा सकता है, वो हम देखते हैं। कई बार ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, आपने देखा होगा, इसका सबसे बड़ा जो आपको नुकसान बताता हूं कि क्या होता है कि जब आप चीजों को सही ढंग से समझते नहीं हैं तो आपको क्या नुकसान होता है। आज जैसे मैं आपसे पीएसआईआर के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जाऊंगा, राइट, तो वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप जैसे ये क्या होता है, हैंडल विद केयर का क्या मतलब होता है, ये अगर ना हो तो क्या होगा। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान से मुझे बताइएगा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि सर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। या ईमानदारी से मुझे सब लोग एक चीज बताएंगे कि कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, आपको बोरियत होने लगती है। सब्जेक्ट में क्या होता है, ऐसा लगता है कि यार इसमें बोरियत बहुत हो रही है, इसमें रटना बहुत पड़ रहा है और सब्जेक्ट मजा नहीं दे रहा है। एक वर्ड बोलते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है तैयारी में। कितने लोगों को यह प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों को, ईमानदारी से, हालांकि ये कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि अरे हम तो बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को उनका दिल ये कह सकता है कि हाँ यार बोरियत होने लगती कुछ सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता या मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे हैं, राइट। जैसे हम भी पढ़ रहे हैं, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये हम कर लेंगे। पढ़ा कर रहे हैं, आपको सिलेबस भी पूरा कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा कितने लोग हैं ऐसा जिनको ऐसा लगता है कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं हो रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, या बहुत देर तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे, या खुद से मोटिवेशन नहीं बन रहा है कि यार चलें और इसको पढ़ाई करें, इसको अच्छे तरीके से समझें। तो अगर ये समस्या है तो ये सारे सिम्टम्स है, ये बीमारी के लक्षण हैं। तो वो लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये जरा हम देखें। तो हमारा जो लक्षण है वो, हमारा लक्षण ये कह रहा है कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लक्षण के रूप में, और वो ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये लक्षण हमसे कहता है कि आपने जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं समझे हैं, कोर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे हैं। आपने, टीचर ने लिखाया, आपने रट लिया, उससे आपको लगा कि आपका जो है वो कोर्स पूरा हो गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपका यहां बनकर नहीं आ रहा है। इसी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, सब्जेक्ट से आपका जुड़ाव नहीं होता है, और सब्जेक्ट जो है वो जब जुड़ाव नहीं होता है तो कुछ समय बाद आप बोर हो जाते हैं, उसके साथ आप काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये लक्षण, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्चुअली में वो चीजें कैसे काम कर रही हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है, राइट दोस्तों। तो वो चीज आप नहीं कर रहे हैं, आपने कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। जैसे रेनू ने लिखा है, स्टार्ट में सब अच्छा लगता है बट जैसे जैसे बर्डन बढ़ता है तो लगने लगता है कि रिवीजन में काफी दिक्कत होती है सर। तो ये सारी चीजें हैं कि आपने कॉन्सेप्ट, उस समय क्या होता है, नया नया हमें कुछ भी अच्छा, नया खिलौना, नया बैट, नया बेड, हर चीज हमें अच्छी लगती है, तो जो भी हमारे लिए, लेकिन कुछ समय बाद जब आप बोर होने लगते हैं, ये बोरियत के लक्षण होते हैं, तो फिर आप उसके अंदर जा नहीं पाते। लेकिन अगर आप कोई चीज इंटरेस्ट के साथ समझते हैं, उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो बाकी चीजों के साथ हम आगे जुड़ेंगे और यहां पर ये हम समझते हैं कि ये चीज क्या है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी स्टूडेंट है प्रिया, और इन्होंने मेरे ऊपर एक दूसरी भी पुस्तक लिखी है, माई टीचर माई लाइफलाइन, और जल्दी उसको अवार्ड मिल रहे हैं और पूरे विश्व में इसके काफी चर्चा हो रही है, यूएस में भी इसकी काफी चर्चा हो रही है किताब माई टीचर माई लाइफलाइन को, राइट। मोटिवेशनल ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में इनको जो है अवार्ड दिया गया, और अखबारों में आज ये काफी जो है चर्चा रही है, और जो है विदेशों में भी, न्यूयॉर्क में भी इनको जो है इंगित किया गया।
ऐसे स्टूडेंट पाकर मैं बहुत धन्य हो गया। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है जिसमें मेरी कहानी को उन्होंने रखा है और आईएएस ऑफिसर बनाने की कहानी है। तो बहुत ही युवाओं में इनकी, ये मेरे ऊपर इनकी लिखी दूसरी किताब है। तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉन्सेप्टर बैच की हमारी स्टूडेंट हैं प्रिया, और जो बहुत अच्छा लिखती हैं और कई नॉवेल अब तक लिख चुकी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से आप लिखते रहें। आज अखबारों में जो है इनके बारे में खबर आई, इन्होंने सुबह मुझे भेजा, और ये मेरे ऊपर इनकी ये दूसरी किताब है, माय टीचर माय लाइफलाइन के रूप में। तो थैंक यू सो मच प्रिया, उम्मीद करूंगा कि आपकी किताब पूरी दुनिया में पहचानी जाए। इससे पहले जो है आपने जो मेरे ऊपर पहली किताब लिखी थी माय वर्ल्ड बेस्ट टीचर, और उसको दुबई में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं और भारत में जो है नए लेखकों की जो नई सूची आ रही है उसमें आपका नाम बहुत बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करूंगा कि हम इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, और वो ये है कि कई बच्चे मुझसे लगातार कह रहे थे कि सर 99 वाला बैच दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। तो जी हाँ, 1 नवंबर से हम फिर से वापस 99 वाला बैच लेकर आ रहे हैं। न्यू बैच कमिंग सून फ्रॉम द 1 नवंबर टू 30 नवंबर, 30 दिनों के लिए बैच आएगा। और यहाँ जो फॉर्म कहा जा रहा है उसको आप भर सकते हैं। तो ये ग्रेड जीएस और सीसैट सेल है, तो जीएस भी 99 में और सीसैट भी 99 में, जिसमें आपको एक 450 पेज की जो पीडीएफ है, कंप्रीहेंसिव नोट्स जीएस के, वो इसके साथ पूरे मिलेंगे कंप्रीहेंसिव। उसमें क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, और आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो हमने 99 की क्लास लिस्ट में 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए थे। तो ये बेसिक कोर्स है, यानी कि यहां पर जो स्टूडेंट यूपीएससी को समझना चाहते हैं कि भाई क्या होता है यूपीएससी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे जीएस को पढ़ाया जाता है, कैसे हमें, अगर आप इस 450 पेज की पीडीएफ भी अगर आप मार्केट में जाओगे लेने के लिए तो इट कॉस्ट मोर देन 300 रुपीज। तो 99 रुपए में आपको जीएस और 99 रुपए में सीसैट का कोर्स जो है अवेलेबल है। वापस हम आ गए हैं आपकी बात को सुनते हो। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर, तो यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन, आप अगर चाहते हैं कि आप पिछली बार की तरह, बहुत से बच्चे छूट गए थे, उनको कोर्स नहीं मिल पाया, या लास्ट में जो है सर्वर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, तो इसी वजह से हमने भी बीच में इसको जो है रोक दिया था। अगर आप ये चाहते हैं तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं अगर 99 रुपीज में, और ये सभी के लिए जो यूपीएससी को समझना चाहते हैं। तो 99 रुपए में तो एक कहते हैं कि पिज्जा भी नहीं आता, राइट, तो ये पिज्जा भी नहीं आता। और मुझे याद है कि इस बैच को लाने के पीछे जो सबसे बड़ी पावर थी, वो मैं पिछली बार रांची अपने सेंटर गया था, तो एक आदिवासी बच्ची जो थी वहां पहुंची, रोने लगी बड़ी देर तक। मैं वहां जब मिलने गया तो बड़ी देर तक उसने कहा कि सर आज 99 रुपए की वजह से मैं ये समझ पा रही हूँ कि यूपीएससी क्या होता है। मैं बड़ी देर तक उसको रोते हुए देखता रहा, मैं सोचा क्या हो गया, क्या बात हो गई, और बोली कि सर आज मैं इसको अपने माता पिता की जो है वो सहायता के बिना भी अपने पॉकेट मनी से इस कोर्स को खरीद सकती हूँ। और जिस तरह से 110 के आसपास लेक्चर जीएस में और अच्छे खासे लेक्चर सीसैट में जो हुए हैं, पूरा कंप्रीहेंसिव कोर्स किया गया है, तो वो एक लाइफ चेंजिंग जो है एटमॉस्फेयर रहा। तो बहुत से बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद उन्होंने जैसे पीसीएस में बहुत अच्छा काम किया, तमाम तरह के एग्जाम्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और 99 रुपए आज की डेट में ये कोई रकम ही नहीं होती है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको भर दें, ताकि हम उनको पहले से स्क्रूटनाइज करते हुए शुरू कर दें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 99 रुपीज में बेसिक जीएस और बेसिक सीसैट, इन दोनों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी एक कंप्रीहेंसिव, खासतौर पे जो लोग स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, 450 पेज की एक पॉइंट वाइज, जिसे कहते हैं पूरा जीएस पॉइंट वाइज के रूप में है, वन लाइनर के रूप में, जिसे आप बहुत आसानी से अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा। उससे कितने क्वेश्चन बने हैं वो भी उसमें जो है आया हुआ है। तो इसमें बहुत ही एक आपको यहां पर मिलने जा रही है, जिसकी मार्केट में कीमत ही 450 रुपए के आसपास टोटल अगर रहेंगे, प्रिंट कराएंगे तो ये इतने पड़ेगी। 1 रुपए का अगर एक पेज भी माना जाए प्रिंट आउट का, तो 450 पेज की जो बुकलेट होती है वो 450 रुपए की पड़ती है। तो ये 450 रुपए की जो पूरी बुकलेट पीडीएफ रहेगी वो आपको इसके साथ निःशुल्क मिलने जा रही है, इस पूरे कोर्स के साथ। प्लस जीएस में लगभग 100 प्लस लेक्चर्स हैं, 100 से ज्यादा लेक्चर्स हैं। सीसैट में मोर देन 70 से ज्यादा लेक्चर्स हैं। तो आपको यहां पर पूरा कंप्रीहेंसिव कवरेज मिलेगा, जो 3-3.5 महीने का कोर्स रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज एड ऑन लेकर आए हैं, 15 करंट अफेयर्स के लाइव सेशन रहेंगे इसमें। 15 करंट अफेयर्स जो पूरे जो है वो काफी लंबे चौड़े जो है 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 10 डाउट सेशन क्लासेस रहेंगी इसमें, राइट, यानी कि जो है आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस पर हम सॉल्यूशन देंगे इसमें, राइट। तो मैं और मेरी पूरी टीम इसमें लेकर आ रहे हैं।
और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 30 मई, 26 मई को पेपर है, 30 मई 2024 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप आराम से मात्र 99 रुपए में इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये बेस्ट गिफ्ट है उन सभी के लिए जो यूपीएससी क्या है समझना चाहते हैं। 99 रुपीज कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि आज ही आप इसका फॉर्म भर दे। जो लोग आते जाएंगे उनको धीरे धीरे कोर्स अलॉट होना शुरू हो जाएगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अब आइए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं सभी के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब एक छोटा सा शब्द है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। चलिए जरा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जानना चाहता हूं राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। चलिए देखिए आप कितने पॉइंट कर सकते हैं। आपको मैं सिखाऊंगा कि एलडब्ल्यूएमआई नोट्स कैसे बनाते हैं और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैसे करते हैं। तो जैसे हम पीएसआईआर ऑप्शन ले रहे हैं, हम आईआर पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं, और हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, हम जीएस पेपर 2 में पॉलिटी पढ़ते हैं। तो पॉलिटी को हम लोग पॉलिटिकल साइंस ही कहते हैं। तो आप मुझे बताइए पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। आपने ये शब्द हजारों बार सुना होगा, अरे यार राजनीति का है, राजनीति कर रहे हैं, हम लोग के जीवन में ये वर्ड है। आप मुझे बताइए पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके पहले टॉपिक से, और सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस डिफिनीशन। लिखो राजनीति विज्ञान की परिभाषा। और जो लोग 99 के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं वो आज ही अपना फॉर्म भर दें, अपने जो है वो चीजों को तैयार कर लें। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। लिखो राजनीति और राजनीतिक तंत्र का अध्ययन राजनीति विज्ञान कहलाता है। टू द पॉइंट, डिफिनीशन का मतलब होता है एकदम पंच लाइन। राजनीति और राजनीतिक तंत्र, राजनीति बिना तंत्र के नहीं चलती है। अगर एक राजा है तो राजा के साथ उसकी जो है वो प्रजा और उसका जो है दरबार भी होता है। राजा के साथ हमेशा दरबार होता है। राजा की जो एक्टिंग सेगमेंट है वो दरबार था। उसी तरह जैसे लोकतंत्र में आते हैं तो हमारी संसद है, तो संसद में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, राज्यसभा होता है, अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस। राजनीति और राजनीतिक तंत्र का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। इसके अंतर्गत एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल एंटिटीज। लिखो इसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक कार्यकलापों ब्रैकेट में संस्थानों का विश्लेषण करते हैं। कितने लोगों को एग्जैक्ट या डिफिनीशन पता थी, मुझे बताओ। कितने लोगों को एग्जैक्ट या डिफिनीशन पता थी। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं सर, जीएस पेपर 2 पढ़ रहे हैं, हम आईआर पढ़ रहे हैं, पीएसआईआर पढ़ रहे हैं, राइट। क्लियर। चलिए तो हमारे पास जो संस्थाएं हैं वो किस रूप में ये काम कर रही हैं ये हमें समझना पड़ेगा। आइए लिखो राजनीति विज्ञान के उपक्षेत्र, सब फील्ड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। जैसे हम कई बार समाजवादी राजनीति और पूंजीवादी राजनीति की हम जो है क्या करते हैं, तुलना करते हैं। हम एक बार जो है अलग अलग जो है वो शासन व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप लिखो, अंतरराष्ट्रीय संबंध। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कतर के साथ, इजराइल के साथ, ठीक है, अमेरिका के साथ, यूएस के साथ, हम संबंधों के बारे में बात करते हैं। देखो अंतरराष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट वन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति सिद्धांत और परिकल्पनाएं, राजनीतिक सिद्धांत और परिकल्पनाएं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि राजनीति जो होता है वो लोक प्रशासन के माध्यम से चलता है। जैसे आप आईएएस ऑफिसर, तो सरकार जो भी सोच रही है, जो योजनाएं लेकर आ रही है, उसको जमीनी स्तर तक आपको लेके जाना है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखो। लोक प्रशासन, जैसे पुलिस के लोग, अब जैसे कल केरल में जो कुछ ही हुआ, तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी, उसकी जांच करना, जो है गलत लोगों को सलाखों के पीछे लेकर जाना, सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना, तो लोक प्रशासन। नेक्स्ट वन पब्लिक लॉ, जन कानून। तो पॉलिटिकल साइंस के ये 5 जो है उप क्षेत्र होते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस डील करता है। नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति। हम देखते हैं लगातार विचारों का इधर उधर होता है। जैसे शीत युद्ध की बात करें तो क्या था, वो पूंजीवाद बनाम समाजवाद के देशों का ब्लॉक्स था। तो पूरा कोल्ड वॉर जो चला है, वो शीत युद्ध जो चला है, वो दोनों का तुलनात्मक रूप से कि कौन विश्व में हावी होगा, इसके बारे में बातचीत चल रही थी। नेक्स्ट वन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट वन इज ए पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और पब्लिक लॉ। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से राजनीति विज्ञान अपनी चीजों को आगे लेकर जाता है। नेक्स्ट लिखो, राजनीति विज्ञान में तरीके। एक है क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान। लिख लिया? यस या नो कुछ लिखो। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है जहां पर हम किसी खास विषय पर उसके प्रभावों के बारे में बात करें। जैसे पूंजीवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव, ठीक है, कैपिटलिज्म या ग्लोबलाइजेशन का इंडियन कल्चर पर क्या इफेक्ट हुआ, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। यहां पर हम ये पता कर पाएंगे इससे क्या प्रभाव क्रिएट हो रहे हैं। क्वांटिटेटिव की बात करें, जैसे मान लो कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, कितनी महिलाएं वोटिंग कर रही हैं। हम मान लो हम राजनीति में जो है वो पिछड़े वर्ग का, महिलाओं की भागीदारी का, ट्रांसजेंडर्स की भागीदारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मान लीजिए कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी एक रिसर्च निकल कर आई कि जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, राइट, जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, वो आज की डेट में लोकल पॉलिटिक्स में, यानी जो थर्ड हमारा जो नगर महापालिका के चुनाव है, उसमें बहुत कम भागीदारी कर रहा है। उसका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। वो या तो नेशनल पॉलिटिक्स में भागीदारी कर रहा है या स्टेट पॉलिटिक्स में, लेकिन वो थर्ड टायर में नहीं कर रहा है। जबकि उसकी जिंदगी उसी नगर महापालिका के ऊपर, उसकी साफ सफाई के ऊपर, मेयर के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये निकल कर आ रहा है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो उस दिन छुट्टी मनाने चला जा रहा है, उसको बहुत संजीदगी के साथ नहीं ले रहा है। सो दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, आखिर पॉलिटिकल साइंस का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। लिखिए, अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर। लिखो, गवर्नेंस का मतलब होता है ग्रास रूट गवर्नमेंट, यानी कि जो अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की नीतियां जब पहुंचती तो वो गवर्नेंस कहलाती हैं। लिखो, गवर्नेंस की अवसंरचना को समझना, गवर्नेंस की अवसंरचना को समझना। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजंस, नीतिगत निर्णयों की सूचना देना, नीतिगत निर्णयों की सूचना देना। जैसे सरकार को यह लगा कि इस बार जो है हमें गरीबों को मकान दिया जाना है, तो एक पॉलिसी बनी कि किस तरह से गरीबों की पहचान होगी। बड़े ध्यान समझना, हाउ टू आइडेंटिफाई पुअर्स, ठीक है, हम कितना बजट देंगे, ठीक है, हम किस क्षेत्र को पहले फोकस करेंगे। तो अब क्या हुआ, आपने मान लो कुछ लोगों ने, सरकार और आईएएस ऑफिसर, इन सब ने मिलकर पॉलिसी बना ली, लेकिन आम जनता को पता ही नहीं है, उसका मैकेनिज्म ही नहीं है, ग्राम प्रधान को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ग्राम सभाएं इसके बारे में जानती नहीं है। तो फिर क्या होगा, उस पॉलिसी का कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। जैसा भारत में बहुत साल से होता रहा, जब हमारे पास डिजिटल माध्यम नहीं थे, एडवर्टीजमेंट के इतने माध्यम नहीं थे, तो फिर गरीब आदमी के नाम पे पैसा आता था, वो कहीं और चला जाता था। उस बेचारे को ना मकान मिलता था, ना स्वास्थ्य मिलता था, कुछ भी नहीं हो पाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो राजनीति विज्ञान है कि वो पॉलिसी तो हमने बना दी, बजट भी स्थापित कर दिया, हमने लोगों को टारगेट भी कर दिया, लेकिन उनको उनके हक के बारे में पता ही नहीं है कि उनको जो है वो स्वास्थ्य मिल रहा है, उनको शिक्षा मिल रही है, या उनको फलाना चीज मिल रही। तो उसमें जो ताकतवर लोग हैं उसका फायदा उठा लेते। लिखो, पॉलिसी डिसीजंस, लिख लिया इसको। नेक्स्ट वन, एनालाइजिंग पावर डायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजनीति जो है वो पावर के माध्यम से ही चलती है। राजनीति का जो सेगमेंट होता है, ठीक है, एनालाइजिंग पावर डायनेमिक्स, लिखो,
शक्ति संतुलन का अध्ययन करना, का विश्लेषण करना, शक्ति संतुलन का विश्लेषण करना। जैसे अभी पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में पावर जो है डायनेमिक्स मूवमेंट कर रही है। कौन वर्ल्ड लीडर है कोई नहीं जानता। अमेरिका वर्ल्ड लीडर रह नहीं गया, इजराइल तेजी से उभर रहा है, इधर पुतिन की महत्वाकांक्षा है, इधर चीन में शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा है, भारत भी बहुत तेजी से उभर रहा है, बात हो रही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? बहुत सी चीजें जो है वो मूवमेंट हो रही हैं, और एक पूरा मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है इस समय। पूरी दुनिया कैसी बहुध्रुवी हो गई है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में दोस्त और दुश्मन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन भारत का दोस्त है कौन दुश्मन है। यह भी माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान को प्रायोजित कर रहा है, पैसे दे रहा है, और एक तरफ वो भारत का दुश्मन भी बना हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा उधर जो है चीन भारत के बीच में टकराहट हो रही है। रशिया भारत का दोस्त है, लेकिन चीन और रशिया आपस में दोस्त बने हुए हैं। तो पूरी दुनिया की जो पावर डायनेमिक्स, इसमें दोस्त और दुश्मन के बारे में पता नहीं चलता। कतर को हमने गेहूं दिया, उसके साथ जो है वो बहुत अच्छे संबंध बनाए, कतर में बहुत ढेर सारे भारतीय काम कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा दे रहा है। तो हमारे रिलेशनशिप जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर ये पावर डायनामिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आईआर का बहुत कोर कॉन्सेप्ट होता है, राजनीति विज्ञान का ये कोर कॉन्सेप्ट होता है। ये विश्व पे, भारत में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भारतीय राजनीति के बारे में बात होती है तो भी पावर डायनामिक्स के बारे में बात होती है। तो ये हमारा एक सेगमेंट रहा कि हमने एक शब्द सुना था कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान क्या होता है, लेकिन सुन के अरे राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे यार, आज जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, लेकिन वो सही मामले में होता क्या है ये अगर आपने जान लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं हैंडल विद केयर। ये हैंडल विद केयर है, यही है। यानी जो शब्द, यहीं से तो आपका सिलेबस शुरू होता है। तो जो शब्द आप सही रूप में जानते हैं, आप मुझे बताइए कितने लोग जो पीएसआई और ऑप्शनल पढ़ भी रहे हैं, या राजनीति विज्ञान वो पढ़ चुके हैं, या जीएस पेपर 2 पढ़ चुके हैं, एग्जैक्टली ये सारे पॉइंट जानते थे? कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में 100 वर्ड्स में या किसी को डिफाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू में डिफाइन कर सकते हैं? उनसे पूछा जाए डिफाइन पीएसआईआर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को आप डिफाइन करिए, मुझे ईमानदारी से बताइए कितने स्टूडेंट है जो हूबहू इसको डिफाइन कर सकते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, अगर आप ये सीख गए तो यूपीएससी आप धड़ाके के साथ क्रैक कर जाएंगे, धड़ाके के साथ करें। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लेकर आते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही मोटी मोटी किताबें समझ में आती हैं। छोटी छोटी बातों से ही मोटी मोटी किताबें समझ में आती हैं, ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कितने लोग ये सारे पॉइंट पता थे? अगर मैं उनसे बोलता कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, तो आप उसमें क्या क्या चीजें लिख सकते थे कि उसकी डिफिनीशन क्या, एनालिसिस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड क्या होती हैं? ठीक है, आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछा जाए, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जानना चाहता है कि आप जिस सब्जेक्ट में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इसका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके बेसिक्स के बारे में आपको पता है या नहीं पता है? कर सकते हैं? सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक ही दो लोग के कमेंट आ रहे हैं, बाकी लोग कहां सो रहे हैं? हाँ जी। तो अगले शब्द पे हम आते हैं। इस शब्द को आपने बहुत बार सुना होगा, और यही पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए कि हर शब्द के साथ हम जाएं, हम इसके बारे में सुने। हैंडल विद केयर, जो आप लोग कहते हैं सर आईएएस की तैयारी कैसे करें, आईएएस की तैयारी की शुरुआत ही होती है, चाहे आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो चाहे जीएस पढ़ रहे हो, जिस भी शब्द को आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में सही तरीके से जानिए, क्योंकि आप एक बार जब जान जाएंगे, छोटी छोटी बातें ही आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, नहीं तो ये मोटी मोटी किताबें बोझ बनती चली जाएंगी। तो चलिए आज हम आगे चलते हैं, ठीक है। रानू ने लिखा सर आई नो अबाउट द डेफिनेशन मेथड एंड इंपॉर्टेंट बट नॉट द सबफील्ड्स। सबफील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ऊपर क्या लिखा, ध्यान से सुनो, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। ऊपर मैंने लिखा इट इज अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो होता है वो कई तंत्रों से मिलकर बना होता है, कई अवयवों से, कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है कि अब अगर हमने इसको सिस्टम डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब है अब इसमें कई ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जिनसे मिलकर ये तंत्र काम करेगा, ठीक है। चलिए मेथड, जैसे किसी ने पूछा कि दो, एक बार और बता दीजिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का मतलब होता है गुणात्मक, गुण, जैसे आपका गुण है कोई, जैसे आप क्या है, मान लीजिए आप बहुत शांत हैं, आपका गुण है। तो जैसे कोई बेटा अपना नाम बताओ, बेटा इसका आंसर दो, तो आप बहुत कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट है, किसी से नहीं बात करते। एक है बहुत एक्सट्रोवर्ट है, जरा बात, अरे भाई साहब मोबाइल बड़ा अच्छा मॉडल है भाई साहब, तो क्या है वो गुण हो गया, ये उसका क्या है, गुण हो गया।
तो गुण का मतलब होता है कि हम सारे डाटा को एनालिसिस करने के बाद आप किसी बारे में बोलते हैं, अरे यार बहुत बोलता है, तो आपने उसको एक ही बार में बोल दिया, अच्छा वो जो है उसका नाम एक्स वाई जेड है, अच्छा ये तो बहुत बोलता है, यार ये बड़ा सीधा है, ऐसे हम बात करते हैं ना, यार ये बहुत बदमाश है, ऐसे हम बात बोलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उसके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम उसके पूरे व्यक्तित्व को, सारे जो आपने उसके पैरामीटर्स देखे, उस पैरामीटर्स को देखने के बाद, सारे इवेंट्स को देखने के बाद आपने उसके गुण डिफाइन कर दिए थे। दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव अप्रोच। जैसे कि भारत में महिलाएं वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया, तो इस महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में अलग अलग धर्मों की महिलाएं, अलग अलग जातियों की महिलाएं, अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की महिलाएं, इन सभी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो हम उन कारणों की जांच करेंगे कि किस वजह से महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ा, ठीक है, यूथ का वोटिंग परसेंट बढ़ गया, दैट इज क्वालिटेटिव है, हम गुण के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव की बात करें कि भाई क्या मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ा या एससी एसटी का वोटिंग परसेंट बढ़ा, तो अब हम किस में जा रहे हैं, हम धीरे धीरे हम क्वांटिटेटिव में जा रहे हैं, कितने हम जो है मात्रा में एंटर कर रहे हैं, हम कितने और गुणों के बारे में जानकारी कर रहे हैं, भारत में वोटिंग परसेंट कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जैसे अभी हमने बात किया कि बहुत से लोग अर्बन सेंटर के लोग जो है वो वोटिंग नहीं करते हैं, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जहां पर देखेंगे जहां पर हम क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब एक और फाइंड करते हैं, नेक्स्ट चलें। अब हम जब शासन प्रशासन के बारे में बात करें तो अभी आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की शासन प्रणालियां आई हैं। जैसे आप डेमोक्रेसी के बारे में खूब दबा के बात कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो। जैसे अभी प्रियांशु ने पूछा है कि हाउ टू बेस्ट वे टू प्रिपेयर पीएसआईआर, सबसे बेस्ट वे, कोई भी ऑप्शनल हो, कोई भी जीएस हो, सबसे पहले हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, यानी जिस शब्द के साथ आप जा रहे हो उस शब्द को समझो तो कि वो शब्द है क्या। चलिए एक और, रेडी है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए? तो हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपको कितना आता है। चलिए शुरुआत करते हैं, रेडी? एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए किसको उसको आता है, एब्सोल्यूटिज्म। आजकल ये शब्द बहुत चर्चा में चला हुआ है, एब्सोल्यूट, निरंकुशवादी। जैसे अगर आप देखिए तो पुतिन के ऊपर आरोप लग रहे हैं, हम देखें कितने लोग पेपर पढ़ते हैं, जरा देखें, पुतिन के ऊपर आरोप लग रहे हैं या शी जिनपिंग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो शी जिनपिंग, आपको पता है शी जिनपिंग ने जो है वो उस पे उन्होंने अपने आप को संविधान में संशोधन करके जो सीपीसी चाइना जो है पार्टी थी उसमें उन्होंने कर दिया कि अब जब तक वो चाहेंगे तब तक वो शासक बने रहेंगे, वो निरंकुश हो चुके हैं एक तरह से। या पुतिन ने भी अपने जितने भी अपोजिशन थे संविधान में परिवर्तन करके अपनी इच्छा के अनुसार वो उसके शासक बन चुके हैं। सवाल यह है कि एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, किस रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है, तो इस सारे जो चाहे तानाशाह हो, चाहे जो है एब्सोल्यूटिज्म हो, टोटलिज्म हो, किसी भी रूप में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहला एक वर्ड आता है एब्सोल्यूटिज्म, जिससे सभी शब्दों की जो जननी है वो यहां से निकलती है। आप मुझे बताइए कि एब्सोल्यूटिज्म क्या है, लिखिए, बताइए मुझे, समझाइए। देखिए आपको कितना पीएसआईआर आता है, ये जो आपने कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपको कितने इसकी जो नॉलेज है, आज जरा मैं इसमें जानना चाहता हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, डिफाइन करिए, मुझे समझाइए, लिखिए। निरंकुशवादिता से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवादिता से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवादिता से आप क्या समझते हैं? राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं हम। चलिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए उसकी डिफिनीशन का होना बहुत जरूरी है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच अ सिंगल रूलर होल्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, लिखो, वह तंत्र, वह राजनीतिक तंत्र, वह राजनीतिक तंत्र, वह राजनीतिक तंत्र जिसमें संपूर्ण गवर्नेंस का तंत्र, जिसमें संपूर्ण गवर्नेंस, जिसमें संपूर्ण गवर्नेंस किसी एक ही शासक या निरंकुश प्राधिकरण द्वारा, एक ही शासक या निरंकुश प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किए जाते हों, नियंत्रित किए जाते हैं। ये वर्तमान समय में भी देखने को मिल रहा है। इट इज ऑफन अ मोनार्क, देखो,
मुख्यतः राजशाही से इसकी तुलना करते हैं, मुख्यतः इसे राजशाही भी कहा जाता है, लेकिन भारत की राजशाही इससे अलग थी। It holds power without being constrained by written laws, constitution or opposition. लिखो, ये बिना किसी लिखित संविधान या लिखित कानून अथवा विपक्ष के, बिना किसी लिखित कानून, लिखित संविधान या विपक्ष के, जो लोकतंत्र की एक जान होती है विपक्ष, या किसी विपक्ष के संपूर्ण शक्तियों को स्वयं में समाहित रखता है, संपूर्ण शक्तियों को स्वयं में समाहित रखता है। तो रिटन लॉ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दे, जैसे शी जिनपिंग ने चेंज किया, जैसे पुतिन ने चेंज किया कि हम भैया जब तक चाहेंगे तब तक जो है वो अनंत काल तक हम यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, या हम जो है वो शासन करते रहेंगे। इसी तरह का सेगमेंट होता है। सो ये हमारा बेसिक सेगमेंट यहां निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो होल्ड पावर, सभी पावर अपने साथ रखता है। अपोजिशन को धीरे धीरे ये खत्म कर देता है, उनके नेताओं को जेल में डाल देता है, राजनीतिक कॉन्स्पिरेसीज होती है, तो वहां पर आवाज नहीं उठाई जा सकती है। ठीक है, एवरीथिंग इज होल्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फ्रांस की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सत्ताओं में सबसे पहले अगर हमें एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम में, तो लुइस 14वें की हम बात करते हैं, लुइस 14 ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के लुइस 14 की बात करते हैं। तो आगे चलकर रेनासा जब होता है, क्रांति जो होती है, वहां पर इसके बाद हमें देखने को मिलती है। अभी हम डिक्टेटरशिप में नहीं आए हैं, अब जब आएंगे तब हम आप इस पर बात करेंगे। लिखो, इसका शासनकाल 1638 से 1715 था। 1638 से 1715, 1638 टू 1715। ये खुद को सन किंग, सूर्य राजा कहता था कि सूर्य है, हमेशा चमकता रहेगा आसमान में। मुशायद जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने समय से पॉलिटी पढ़ रहे थे PSIR, कुछ थोड़ा सा तुम भी तो दिमाग लगाओ कि सऊदी अरब में क्या है, UAE में क्या है, थोड़ा सा ढूंढो तो। दिमाग अब चलना शुरू हुआ है ना, धीरे धीरे ढूंढो तो। फिर हम डिक्टेटरशिप पे आएंगे, फिर टोटलिज्म पे आएंगे। देखो, सेंट्रलाइज हिज पावर एंड डिमिनिश द इन्फ्लुएंस ऑफ द नोबिलिटी। देखो, इसने सभी शक्तियों को स्वयं में केंद्रित कर लिया था। और जो नोबल थे, नोबल का मतलब जो इसके दरबारी थे, जिनका प्रभाव था, जो सामंत थे, उन सभी की पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। संपूर्ण शक्तियों को स्वयं में केंद्रित कर लिया था। इसका एक फेमस स्टेटमेंट है, दैट इज आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। इसने खुद में इतना अपने आप को इतना अहंकारी हो गया, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि इसने सारी पावर को अपने साथ रख लिया। इसने ये तक कहा कि मैं ही राज्य हूं। ठीक है, मतलब मेरा नाम ही जो है वही शासन है। जैसे वो बाहुबली में है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली पिक्चर में कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो वहां तो फिर भी खैर वचन की बात हो रही है। ये बोल रहा है आई एम द स्टेट, कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राजा हूं, मैं सूर्य हूं, मेरा जो शासन है वो सूर्य शासन है, यानी कि अनवरत है, ये यूनिवर्सल है। उसने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि एम्बॉडीमेंट ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म ड्यू टू द होल्डिंग ऑल गवर्नमेंटल पावर विदाउट चेक्स और बैलेंस। जो इसमें सबसे खतरनाक बात होती है, लिखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, निरंकुशवादी शासन की सबसे खास बात यह होती है, निरंकुशवादी शासन की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें बिना शक्ति संतुलन के, बिना शक्ति संतुलन के, बिना शक्ति संतुलन के
संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण शक्तियां, शक्ति संतुलन मतलब इसको कोई काउंटर भी कर सकता है, बिना शक्ति संतुलन के संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं, एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं, एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं। एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं। ये दोनों समझने के लिए था कि उसने क्या किया था, किस तरह से रॉयल रेसिडेंस को सिंबल बना लिया था, सारी पावर्स अपने पास इकट्ठा कर ली थी। ठीक है, तो ये लिखने के लिए जरूरी नहीं है। जब उसने कहा आई एम द स्टेट, यानी एवरीथिंग इज, मैं ही राज्य हूं। ठीक है, आई एम द स्टेट मतलब मैं सब कुछ मैं ही हूं, भूमि में हूं, इस राज्य की नदी में हूं, जल में हूं, तो वो ईश्वर के समतुल्य होने वाली बात हो जाती है। आई एम द गॉड, एक तरह से कहा जाए तो गॉड का जो मटेरियलिस्टिक रूप हो गया, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, सब कुछ मैं ही हूं। ठीक है, तो मैं पूज्य हो जाने के योग्य हूं। जब अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात आ जाती है इसमें, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये रहा हमारा एब्सोल्यूटिज्म के बारे में। अब एक और वर्ड देखते हैं छोटा सा, राइट, यहां तक ओके हो गया सभी का, किसी को कोई दिक्कत? इस तरह से छोटे छोटे शब्द हमें पढ़ने हैं। अब जैसे आप लोग जनरली एक और शब्द पढ़ते होंगे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं। आप लोग एक और वर्ड पढ़ते होंगे, कैपिटलिज्म आपने बहुत पढ़ा होगा। चलिए आज हम आप लोगों का कैपिटलिज्म क्या होता है इस पर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ठीक है, तो लिखो व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। पूंजीवाद क्या है और इसका महत्व क्या है? पूंजीवाद क्या है और इसका महत्व क्या है? खुशबू ने लिखा है कि ऑल थिंग्स विल डिलीवर बाय हिम। देखो, डिलीवरी इज अ डिफरेंट थिंग। डिलीवरी में आप जब मांगा जाएगा तो पूछा जाएगा, डिलीवर नहीं है। ये है कि आई एम द बॉस ऑफ एवरीथिंग। डिलीवर का मतलब वो तो आपने मांगा, मैंने आपको दिया, तो आपके हक को पूरा कर रहा हूं। हाँ, ये सब चीज मेरी है, मैं डिलीवर करूं ना करूं मेरी इच्छा पे। ठीक है, कैपिटलिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म? लिखो पूंजीवाद क्या है और इसका महत्व क्या है। कितने लोग इसको बता सकते हैं, सही मामले में समझा सकते हैं? ये शब्द कितने कितने लोगों ने सुना है? सबसे पहले मुझे बताएं, कितने लोगों ने वर्ड सुना है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद? रानू ने लिखा नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब इसको सही मतलब है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म लिखो, पूंजीवाद का परिचय। तो डिफिनीशन सबसे पहले करते हैं। देखो, परिभाषा, पूंजीवाद की परिभाषा। पूंजीवाद की परिभाषा क्या है? जानो तो किसी भी चीज को ढंग से जानो, क्योंकि पूंजीवाद, समाजवाद, तानाशाही, आईआर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, एनार्किज्म, जो आपको बार बार जो है वो सब्जेक्ट को समझने में बहुत मदद करते हैं। लिखो, इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन अ प्राइवेट ओनरशिप एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। राइट, जैसे किसी ने लिखा नो गवर्नमेंट इंटरवीन। ये जरूरी नहीं है कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा तो वो पूंजीवाद नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लिखो, नहीं, लिखो, एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। एक ऐसा आर्थिक तंत्र, देखो सबसे पहले ये आर्थिक तंत्र है, इसको समझो। इसको राजनीतिक तंत्र के रूप में पहले परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो सही मामला समझो। जो आपने लिखा गवर्नमेंट इंटरवीन, तो गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि वो राजनीतिक तंत्र के रूप में आप उसको परिभाषित कर रहे हैं, यानी कि वो आप एक उसको पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप, एक आर्थिक तंत्र जो मुख्यतः निजी स्वामित्व, जो मुख्यतः निजी स्वामित्व तथा लाभ के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो पूंजीवाद का कोर है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो वर्ड प्रॉफिट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने से। एक ऐसा आर्थिक, पूंजीवाद एक ऐसा आर्थिक तंत्र है जो निजी स्वामित्व, यानी कोई भी जो लाभ कमा सकता है उसमें शामिल हो सकता है।
जो निजी स्वामित्व तथा लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से है, उत्पादन से संबंधित है। तो चूंकि ये सिस्टम है, तो जहां पर भी याद रखिएगा, जहां पर भी वर्ड सिस्टम यानी तंत्र आ जाता है, वहां कंपोनेंट्स आ जाते हैं, यानी कि इसमें कई ऐसे पार्ट होंगे जो मिलकर इस सिस्टम का निर्माण करेंगे। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्क्रीन होता है, यूपीएस, सीपीयू, ये तमाम इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड। तो उसी तरह सिस्टम में ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं। तो जब ये कह दिया कि इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि एक आर्थिक तंत्र है जिसमें जो है वो निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जो इसको उत्पन्न करेगा, जो चलाएगा, उसका मालिकाना हक होगा। गवर्नमेंट के पास उसका मालिकाना हक नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब हो गया सार्वजनिक, ठीक है, पब्लिक। और दूसरा क्या होगा, ये मुख्यतः लाभ के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए, तो अगर इसके बात करें तो इसके 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं, यानी इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 अवयव हैं। लिखो, 4 सिद्धांतों पर, पूंजीवाद 4 सिद्धांतों पर टिका है। पूंजीवाद 4 सिद्धांतों पर टिका है। नंबर 1 प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखो निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व। नेक्स्ट 1 फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब ये गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि लॉ कौन बनाएगा, जो लॉ होता है वो रिस्ट्रिक्शन है, तो ये फ्री मार्केट पे काम करेगा। लिखो मुक्त बाजार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल हैंड थ्योरी बोलते हैं। पूंजीवाद का ये मुख्य सिद्धांत है कि बाजार मांग और आपूर्ति पर काम करेगा, इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। लैसेज फेयर पॉलिसी बोलते हैं इसको, एडम स्मिथ की, कि अगर मांग होगी तो कोई ना कोई सप्लाई करेगा ही करेगा। फ्री मार्केट। नेक्स्ट 1 कंपटीशन, यही क्या करता है, इसकी दक्षता को बढ़ाता है, कंपटीशन। ये याद रखिएगा, ये आप एग्जाम में लिख देंगे, एग्जामिनर वाकई में बहुत खुश हो जाएगा कि आपने सही मामले में उसको लिखा। आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन और पता नहीं क्या क्या चीजें बताते रहते हैं, ठीक है, आपसे मैं आर्थिक थ्योरी पूछ रहा हूं, पॉलिटिकल थ्योरी बताते रहते हैं। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता अच्छी होती है। तो प्रतियोगिता क्या होता है, इसमें प्रतियोगिता में निकल कर आता है कस्टमर इज किंग। पॉइंट लिखते जाइए कि इसमें क्या होगा, उपभोक्ता राजा बन जाता है। जैसे आज आप कोई भी सामान पसंद नहीं आ रहा, वापस कर देते हैं, ठीक है, आप कंज्यूमर क्लेम पे चले जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 1 कंज्यूमर चॉइस, उपभोक्ता के चुनने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंज्यूमर इज किंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लिखो कंज्यूमर चॉइस, उपभोक्ता के चयन की क्षमता बढ़ जाती है। चयन की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट 1 सिग्निफिकेंस क्या, लिखो पूंजीवाद का महत्व क्या है, क्यों यह दुनिया में इतनी तेजी से अपनाया जा रहा है। लिखो प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, ये आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। कैसे, हाउ, भाई प्रतियोगिता में बने रहना है, लाभ के लिए काम करना है, तो आपको कुछ नया सोचते रहना पड़ेगा, कुछ नया इनोवेटिव करना पड़ेगा। लिखो इनकरेज इनको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, encourage innovation and entrepreneurship। encourage innovation and entrepreneurship, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देके। जैसे आज भारत में स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि नए नए जो है वो स्टार्टअप हो रहे हैं, नई नई चीजों पे काम हो रहा है। तो इनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कल भी आपने देखा कि अभी आज प्रधानमंत्री ने जो है वोकल फॉर लोकल की बात की है, कल भी बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। जैसे इजराइली देखिए, छोटा सा देश है, लेकिन वो स्टार्टअप के मामले में दुनिया का दूसरी सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। नेक्स्ट 1 इंक्रीज एफिशिएंसी, तभी आप लाभ कमा पाएंगे जब आप दक्षता अच्छी लेकर आएंगे। ये कोर वैल्यू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग पूंजीवाद को अपनाते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, दक्षता तेजी से बढ़ती है। तो क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि लाभ कमाने के लिए आप संसाधन को निचोड़ते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। आप जो एफिशिएंसी, चाहे ऑफिस की एफिशिएंसी हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी हो, रिसोर्स की एफिशिएंसी, आप जो कचरा भी बचता है तो उससे आप सोचते हैं इससे कुछ बना के हम बेच सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो नए ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देता है। लिखो रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, यहां संसाधनों का आवंटन मांग और आपूर्ति के हिसाब से होता है, मांग और आपूर्ति के हिसाब से होता है। नेक्स्ट 1
इनहेंस इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत आजादी को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत आजादी को बढ़ावा देता है। तो इसमें आप कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, गवर्नमेंट आपको रूल नहीं करेगी। जैसे पहले था कि यही मॉडल का स्कूटर आप खरीद सकते हो, यही मॉडल का फोन ले सकते हो, अब ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत आजादी को बढ़ावा मिलता है। फ्रीडम टू ओन, प्रोड्यूस, बाई। अगर आपके पास पैसा, आप एक नहीं 10 हवेली खरीदिए, कोई नहीं मना कर रहा, कुछ भी बेचिए आप इसमें। देखो, पूंजीवादी तंत्र में स्वामित्व, उत्पादन, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता होती है। स्वामित्व, उत्पादन, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज की डेट में एप्पल का फोन आप लेके घूम रहे हैं, ठीक है, तो एप्पल का फोन है, इसकी शुरुआत जहां पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। तो लोग दीवाने हैं पूरी दुनिया में। आपने देखा जब ये फोन लॉन्च होता है सितंबर में, तो लोग लाइनों में खड़े होते हैं, रात रात भर दंगे हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या था, ये गैराज में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक, ये दो लोगों ने इसको एक गैराज में शुरू किया था, जो एप्पल फोन था, ठीक है। इनोवेशन किया, बहुत खूबसूरत बनाया, फास्ट प्रोसेसिंग की, तमाम तरह की चीजें इन्होंने जो करनी शुरू कर दी, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी मार्केट, इनोवेशन कम्पीटेड इन द टेक्नोलॉजी मार्केट। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी मार्केट में आगे चले गए, बिकेम द ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आज की डेट में जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, उसकी पूरी दुनिया इसकी क्या है, दीवानी है, पूरी दुनिया में ये छाए हुए हैं आगे की तरफ। तो ये जो एक सिस्टम हमारा डेवलप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको देखने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, राइट, तो यहां हम क्या देखते हैं कि इनोवेशन एंड कंपीटेड इन द टेक्नोलॉजी मार्केट, बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के क्या है, ये सुपीरियर है, मालिक हैं। तो आपने भी देखा होगा। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली इस तरह का सिस्टम है कि किस तरह से आप जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे चलते हैं। तो ये आज अपने टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन की वजह से पूरी दुनिया में ये क्या है, जो है वो मास्टर बने हुए हैं, सबसे ज्यादा जो बॉस बने हुए हैं, किस तरीके से ये चीजों को देख रहे हैं। सो यहां पर जो हम चीजें देखते हैं वो इसी रूप में हमारे सामने आती है। सो ये आपको समझ में आया कि पूंजीवाद क्या है। तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा। देखिए, आप में से कितने लोगों के पास पूंजीवाद के ये सारे पॉइंट्स है। कई लोगों ने तो मुझे गलत जवाब दिया कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ये इस तरह से यूपीएससी में नहीं चलता है। यूपीएससी में आप कोई छोटे बच्चे नहीं है कि 5वीं 6ठी क्लास में बात कर रहे हैं। आप जाएंगे, आप इंटरव्यू में आप बात करेंगे, आप मेंस में लिखेंगे, तो वहां पे टू द पॉइंट जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आपके चाहिए और बहुत ही टू द पॉइंट जो है आपकी डिफिनीशन चाहिए। तो ये उस हिसाब से किसको लग रहा है कि आज कुछ नए पॉइंट मिले। ये कोर वैल्यूज हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट, कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर चॉइस। ये पूरी के पूरे जो है वो कैपिटलिज्म की कोर वैल्यूज होती हैं। यही कारण है कि लोगों की दक्षता होती है तो भी लोग कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। भारत भी क्या हो रहा है, भारत ने लंबे समय तक समाजवाद को अपनाया, मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, लेकिन वो मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत था। 1991 से हमने अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया। तो 1991 के बाद हमने जब अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, तब से हमारे कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहां से शुरू करते हैं और इस चीज को और आगे लेके चलते हैं। तो ये रहा हैंडल विद केयर। पढ़ने का ये तरीका आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको भी इसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो तरीके अच्छे हैं, तो हम इस पर और ज्यादा जो है वो सेगमेंट लेकर चलेंगे, नए नए चीजों को समझेंगे। इन छोटे छोटे शब्दों से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी रशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में आप जो है वो ज्यादा सोच पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे। दूसरा, सब्जेक्ट में इंटर जो है वो सेगमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है। तो हम उसको काफी अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, रामानुज ने पूछा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कॉल तो कर सकता हूं, लेकिन क्या करें, पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप कर दिया था शायद, इसलिए एडमिशन लेने के लिए फीस इतना मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही। तभी भैया है तो 99 रुपए भी नहीं हो पा रहा है, तो मनरेगा में नौकरी कर लो। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं रामानुज, ध्यान से सुनो। एक होता है जैसे मैं जो जीवन में हूं, तो मैंने भी लाइफ में बहुत गरीबी देखी है, तो मैंने भूसा भी उठाया है, मैंने जो है ईटा गारा भी जोड़ा है, मैंने हाथ नहीं फैलाया, बस मैंने ये काम किया। मैं ट्यूशन पढ़ा लेता था। 99 रुपए की रकम अगर इसके लिए तुम्हें वर्ल्ड बैंक में लोन लेना पड़े, तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मुझे हर साल मिलते हैं। तुम देखो 300-350 रुपए का डाटा इस्तेमाल करोगे, कम से कम जो ये तुम कमेंट कर रहे हो वो कम से कम 10-12 हजार रुपए का तुम्हारा स्मार्टफोन रहा होगा। तो तुम्हारे पास है सब कुछ, ठीक है। 10,000 रुपए 12,000 रुपए का स्मार्टफोन इससे नीचे नहीं आता है। 300-350 रुपए का जो है तुम वाईफाई यूज कर रहे होगे। और इसके बावजूद भी अगर तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक्चुअली पैसे वाले मामला नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर इरादा नहीं है, गट्स नहीं है, तुम्हारे अंदर वो आयरन फीलिंग नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता उसका। इंसान के अंदर अगर लड़ने का जज्बा है, जीतने का जज्बा हो, तो यार पत्थर कितना भी बड़ा हो,
चट्टान कितनी भी बड़ी हो, नदी का रास्ता नहीं रोक सकती। नदियां दरारों को काटते हुए अपना रास्ता बना लेती हैं, चट्टान नहीं। नदी की तरह बनो जो दरारों से भी अपना रास्ता खोज लेती हैं, उन दरारों को काट के भी अपना रास्ता बना देती हैं। जिंदगी में ना, राइट, कि जिंदगी में, लाइफ में कुछ भी करना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना। मनरेगा में एक दिन में इससे ज्यादा मजदूरी मिलती है, दोनों कोर्स खरीद सकते हो। बस हिम्मत ये होनी चाहिए, जैसे अगर मैंने फावड़ा उठा लिया कि मिट्टी खोदूंगा और वहां से पैसा निकालूंगा, तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इंसान को होता है सेल्फ कि हम किस तरह कॉन्फिडेंस जनरेट करें। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नहीं आएगा, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने लिए लड़ने की जो है वो चीजें नहीं लेकर आ पाओगे, जिंदगी में तुम्हें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल ही नहीं सकता। तो उन सभी के लिए, राइट, कम से कम जाओ, समझो, 450, कुछ नहीं तो 450 पेज की एक हम जीएस की पॉइंट वाइज बुकलेट विद टेस्ट क्वेश्चन के साथ दे रहे हैं। तो ये भी बहुत है। आपको भी पता है कि एक पेज की पीडीएफ फोटो कॉपी कराने का 1 रुपया पड़ता है। पीडीएफ पूरी बना के दे रहा है, बढ़िया नोट्स, जाके पढ़ो अच्छे से, स्टेट विस्टेट एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, ऐसे बड़े आराम से जीएस निकलेगा। तो 19 है। इसके बाद भी हम कम से कम 100 प्लस लेक्चर्स दे रहे हैं, प्लस 15 करंट अफेयर्स का सेशन इसमें ऐड करके दे रहे हैं, प्लस 10 डाउट सेशंस दे रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें भाई, क्या चाहिए तुम्हें 99 रुपए में? चले जाओगे कैफे कॉफी डे में, मैडम को लेके जो जाते रहते हो, तो बोलोगे 99 रुपए कॉफी दो, तो भगा सर्विस चार्ज जोड़ के भगा देगा। तो यहां कम से कम जो बेसिक समझना चाहते हैं, यूपीएससी क्या होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, जीएस क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे चैप्टर्स इसमें है। तो बहुत आराम से तुम्हारा जो ये चीज निकलेगा। 99 रुपए, 300-350 रुपए, तो अब तो जियो वाले भी नहीं दे रहे 99 रुपए में, तो अब तो अच्छा खासा तुम्हारा पैसा खर्च ले। तो भैया जाओ पढ़ो, ये एक मौका है। लेकिन ध्यान रहे, आज सारे के सारे लोग इसमें फॉर्म भर दें। जो लोग आज जुड़ना चाहते हैं जुड़े। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये सेल रहेगी, ग्रेट जीएस सेल, ग्रेट सीसैट सेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैच की अनाउंसमेंट हम कल करेंगे, राइट। चलिए आज हम इतना काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ जाइए इसमें और तैयारी करिए। और मैपिंग की क्लास चला रहे हैं पीवी सर, मैपिंग गुरु के नाम से, वो उसके साथ जुड़ना चाहें तो उसके साथ भी जुड़िए। स्वागत है आप सभी का।